Good morning, students. Today we will discuss about limitations और drawbacks of Rutherford model. Rutherford का मॉडल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसकी लिमिटेशंस हम देखेंगे और साथ ही हम कंपेयर करेंगे इसको थॉमसन के मॉडल से। तो थॉमसन का मॉडल हम अगर देखें, डायग्राम 4.1 हमें दिख रहा है। थॉमसन के अकॉर्डिंग जो पूरा एटम है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और उसके बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस थी। और जैसा कि हमने कहा, टाइम के साथ लिमिटेशंस दूर हो के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके नए नए मॉडल्स हमें देखने को मिले। रदरफोर्ड का मॉडल जो थॉमसन है उसकी लिमिटेशंस को दूर करके रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, जैसा कि थॉमसन ने कहा कि पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट होके सिर्फ सेंट्रल में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन भी सीड्स की तरह नहीं फैले हुए हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? सर्कुलर पाथ में। तो जो एटम है उसका बहुत ही छोटा सा जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तो दोनों का कंपैरिजन हो गया, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। अब अगर हम रदरफोर्ड की लिमिटेशंस की बात करें तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, वो जो एटम में न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो अगर कोई भी चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, प्लस या माइनस, अगर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगी तो उसका एक एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो चार्ज पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा और इसकी वजह से कुछ टाइम के बाद उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और जो पार्टिकल है वो किस में गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन would lose energy and finally fall into the nucleus। लेकिन अगर ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल होगा तो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, और एटम जो है डिमिनिश हो जाएगा। लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है, एटम स्टेबल होते हैं। गोल्ड के जो भी सामान हम देख रहे हैं, किसी भी चीज़ का, गोल्ड, हीलियम या कॉपर मेटल हमने देखी, वो सारी स्टेबल है, वो रखे रखे ख़त्म नहीं होती है। इसका मतलब उनके एटम कैसे हैं? स्टेबल है। तो रदरफोर्ड की ये एक लिमिटेशन हो गई कि जो रदरफोर्ड है वो एटम की स्टेबिलिटी को क्लियर नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं अगर वो रेगुलर इवॉल्व हो रही है तो एक टाइम के बाद उसकी एनर्जी ख़त्म होगी और इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रदरफोर्ड नहीं दे पाया। दूसरी एक और चीज़ कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव और जो प्रोटॉन है उस पे चार्ज है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं जैसे नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्टेड होना चाहिए और फिर वही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आके गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। तो चाहे हम एनर्जी की बात करें एक्सीलरेशन के थ्रू या फिर चार्ज के अट्रैक्शन की बात करें, जो एटम है वो कैसा हो रहा है? अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो ये रदरफोर्ड की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाया। तो अभी तक जो हमने मॉडल्स देखे हैं, दो मॉडल हमने देखे हैं, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। थॉमसन की कुछ लिमिटेशंस को रदरफोर्ड ने दूर किया, जैसे उसने न्यूक्लियस, एटम का सर्किल्स में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना बताया, लेकिन जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाया।
आगे हम एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल देखेंगे नील्स बोर का, जहाँ पे ये जो एटॉमिक स्टेबिलिटी वाली लिमिटेशन है रदरफोर्ड की वो दूर हो जाएगी और एक नया एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल हमें देखने को मिलेगा।